नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में जो हम चर्चा करेंगे जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी के अंतर्गत जो आपका पेपर है कला प्रबंधन, उसके अंतर्गत एक अंतिम टॉपिक जो रह गया था वो है कला विषयक चुनौतियाँ। कला विषयक चुनौतियाँ के बारे में हम विशेष रूप से आज के क्लास में चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। कला विषयक चुनौती यानी कि आर्टिस्टिक चैलेंजेस एक कलाकार के लिए, एक आर्टिस्ट के लिए या जो कला सब्जेक्ट है उसके लिए चुनौतियाँ क्या क्या हो सकती है, क्या क्या परेशानियाँ हो सकती है, इसके बारे में हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। देखिए, यह टॉपिक जो है यह विशेष रूप से कह सकते हैं कि आप पर केंद्रित है। आप एक आर्टिस्ट हैं, आप एक कलाकार हैं, चाहे वो आप किसी भी विधा के कलाकार हो, चाहे आप संगीतकार हो, चाहे आप चित्रकार हो, चाहे आप नाटककार हो, चाहे किसी भी वाद्य यंत्र के कलाकार हों, सभी के लिए अपना एक अपने विषय में क्या क्या चुनौतियाँ हो सकती है, क्या क्या परेशानियाँ हो सकती है, इसके बारे में आपको क्वेश्चन आएगा तो उसके अकॉर्डिंग लिखना है। क्योंकि एज ए आर्टिस्ट, एज ए चित्रकार हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी बातें यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, आप अपने दृष्टिकोण से इसका उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम इस विषय को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कला। क्योंकि कला है तो कला क्या है आप सभी को पता होगा, आर्ट की परिभाषा क्या है। तो जब भी आप उत्तर लिखना शुरू करेंगे तो स्टार्ट करेंगे कला से, फिर उसके बाद इसकी समस्याएं क्या है, इसका समाधान क्या है और निष्कर्ष क्या होता है। निष्कर्ष पर अपने टॉपिक को कंक्लूड करेंगे, अपने टॉपिक को समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले आप लिख सकते हैं कि कला क्या है, एक रचनात्मक, क्रियात्मक एवं मनोरंजक विषय है। ये कला की अपनी एक खासियत होती है कि इसमें क्रिएटिविटी रहती है, इसमें एक्टिविटी होता है, इसमें इंटरटेनमेंट रहता है। तो ये तीन चीज़ आपको याद रखना है। पहला रचनात्मक, दूसरा क्रियात्मक एवं तीसरा मनोरंजक। ये तीनों विषय कला सब्जेक्ट में इंक्लूड रहते हैं, चाहे वो कोई भी कला हो। इसमें जो है मनोरंजक तरीके से हम किसी भी सीखने की प्रक्रिया को सृजनात्मक रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। जो हमारा अधिगम का प्रोसेस होता है, जो लर्निंग प्रोसेस होता है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, एक कला के माध्यम से एक उसको हम मनोरंजक बना सकते हैं, उसे हम इंटरटेनिंग बना सकते हैं, ताकि हम अपने विषय को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें, अच्छे से बता सकें। एक सफल कलाकार या फिर कला शिक्षक जो होता है वो केवल भाषण अथवा प्रवचन देने के बदले अपनी कला के प्रदर्शन के द्वारा किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ सकता है। आप में से बहुत ऐसे लोग होंगे जो एज ए कहीं टीचर होंगे या कहीं कलाकार होंगे, तो आपको यदि कोई कहता है कि अपनी बातें प्रस्तुत कीजिए, अपने बारे में कहिए, तो आप वहाँ पर कोई लेक्चर या कोई भाषण या प्रवचन नहीं देते हैं, बल्कि कला के माध्यम से आपकी जो अपनी कला है, चाहे वो मूर्ति कला हो, संगीत कला हो, काव्य कला हो या फिर आपका संगीत कला हो, कोई भी कला हो, उस कला के द्वारा आप अपनी बातों का प्रदर्शन करते हैं, अपनी चीज़ों अपनी भावनाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके द्वारा क्या होता है, कला के प्रदर्शन के द्वारा किसी भी समस्या का समाधान आसानी से हम ढूंढ भी सकते हैं। लेकिन समय के साथ साथ हुआ क्या है, कला का उद्देश्य भी परिवर्तित होते गया और कला में जो है पारंपरिक बाध्यताएं न रह करके स्वतंत्र अभिव्यक्ति का आगमन हो गया है। यदि कला के हम वर्तमान परिदृश्य की बात करें तो हम देखते हैं जो इसका अपना एक पारंपरिक बाध्यता था, यानी कि जो ट्रेडिशनल इसका रूल्स था, उस रूल में जो है क्या हो रहा है, आजकल हम लोग ब्रेक कर रहे हैं। रूल को ब्रेक करना भी चाहिए, हम इसके विरोधी नहीं हैं, लेकिन इसमें समस्याएं क्या आ रही है इसके बारे में हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पर कि समय के साथ क्या हुआ है, कला का उद्देश्य भी परिवर्तित होते गया है और कला में पारंपरिक बाध्यताएं न रहकर स्वतंत्र अभिव्यक्ति का आगमन हो गया है। आज कला के ऊपर जो है कई सारी चुनौतियाँ पड़ी है। यदि सबसे महत्वपूर्ण की हम बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट की बात करें, तो वो आपका आता है कला जगत में तकनीकों का आगमन, यानी कि टेक्निक का एंट्री हो गया है कला जगत में। तो ये सबसे बड़ी चुनौतियाँ जो हमें लगती है। आज जो है प्रत्येक कलाकार की अपनी अलग तकनीक एवं अपनी शैली है। देखते होंगे हर कलाकार क्या होता है, अपने हिसाब से चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको प्रस्तुत कर रहा है। यह कोई, जैसे मैंने पहले ही कहा, यह कोई निरर्थक बात नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है, ठीक है अपनी हमें अलग शैली बना रहे हैं, अलग टेक्निक से काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए जो हमारी अपनी कला धरोहर है, जो हमारी अपनी परंपरा है, उसको हमें साथ नहीं छोड़ना है।
हम अपने पुराने ट्रेडिशनल को साथ लेकर के इसमें नए तकनीक का प्रयोग करके चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। यदि हम उदाहरण की बात करें आपके समक्ष, तो बिहार की जो मधुबनी चित्रकला शैली है या फिर जो सिक्की क्राफ्ट है, तो उसका जो ट्रेडिशनल आर्ट है, अभी आप देखेंगे जितने भी प्रोडक्ट हमारे सामने बन कर आ रहे हैं, चाहे वो कपड़ों पर या शर्ट के ऊपर, साड़ी के ऊपर मधुबनी पेंटिंग का निर्माण करना हो, या फिर सिक्की के द्वारा पेन स्टैंड, बैग या और भी जो चीज़ें निर्मित होती है, उसमें क्या होता है, कलाकार टेक्निक का प्रयोग करते हैं, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो अपनी उनकी जो धरोहर है, जो उसकी कला है, उसको भी साथ लेकर चलते हैं। तो हमें अब क्या करना है, अपनी कला जगत में यदि ऐसी कोई समस्या आ रही है तो हम टेक्निक का प्रयोग करेंगे, हम उसका यूज करेंगे, लेकिन जो अपनी धरोहर है, धरोहर को हम साथ नहीं छोड़ेंगे, उसको साथ लेकर के हमें आगे चलना है। चलिए आगे यहाँ पर आप लिख लेंगे कि आज कला का जो है व्यवसायीकरण बहुत अधिक बढ़ गया है, कला का जो है कमर्शियल हो गया है। जैसे कि हम कल के क्लास में चर्चा कर रहे थे आपके कला बाजार के बारे में, आर्ट मार्केट के बारे में। आजकल क्या किया गया है, कला को एक बाजार के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट किया जाता है, एक मार्केट के अनुसार उसे प्रस्तुत किया जाता है और उसी कलाकृति का निर्माण किया जाता है जो कि मार्केट में बिक सके। तो ये कला में क्या हो गया है, कॉमर्स की एंट्री हो गई या कह सकते हैं, या फिर एक व्यवसायीकरण हो गया है। इसे हम कुछ हद तक अच्छा मान सकते हैं। देखिए, अच्छा मानने का भी हमारे पास रीज़न है। अच्छा इसलिए मान सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई कलाकार यदि कलाकृतियों का निर्माण करता है, यदि उस कलाकृति को बेच नहीं सके तो फिर आखिर उस कलाकृति को बनाने से फ़ायदा ही क्या है। तो कॉमर्स का तो आगमन जरूरी है, व्यवसायीकरण होना भी है। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, कुछ हद तक अच्छा मान सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से इसे हम अच्छा नहीं मान सकते हैं। पूरी तरह से अच्छा इसलिए नहीं मान सकते हैं क्योंकि जब भी किसी चीज़ का व्यवसायीकरण होता है तो उसके साथ एक और पहलू जुड़ा हुआ होता है, और वह पहलू होता है राजनीति, यानी कि राजनीतिकरण, पॉलिटिक्स उसके साथ जुड़ा रहता है। अब यहाँ पर पॉलिटिक्स से मतलब ये नहीं है कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात करें। पॉलिटिक्स का मतलब होता है कि कोई ऐसा काम करना जिसमें आपका विशेष फायदा हो। यदि कल का क्लास आप देखे होंगे तो मेरे बातों को आप अच्छे समझ पा रहे होंगे कि जैसे कि कोई गैलरी वाले हैं या फिर कोई आर्ट क्रिटिक हैं, आर्ट कला समीक्षक हैं, या कोई कलाकार है, तो जो भी उस चित्रों का निर्माण कर रहा है, तो क्या होता है, गैलरी वाले उसे कहते हैं कि आप इसी टॉपिक पर काम कीजिए ताकि वो बेच करके उसे अधिक से अधिक पैसे कमा सके। तो इसीलिए कहते हैं जब कला का व्यवसायीकरण होता है, बहुत ज़्यादा व्यवसायीकरण आज के समय बढ़ गया है, तो इसमें क्या होता है, राजनीति भी एंट्री कर जाती है। आज के समय में जो है कला प्रशिक्षु हो या कला का ज्ञाता हो, कला प्रशिक्षु यानी कला को सीखने वाला, या फिर कला का ज्ञाता जो जिसे कला की पूरी जानकारी हो, हर कोई इस परिवेश में फंसा हुआ, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे हम कह सकते हैं कि इस परिवेश से वो निकला हुआ है। ठीक है, चलिए आगे हम इस पे जान लेते हैं कि कला के द्वारा, अब थोड़ी बहुत हम कला को परिभाषित करते हैं, फिर आगे हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, कला के द्वारा जो है मनुष्य अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करता है, चाहे वो कोई भी कला हो। हर कला के द्वारा हम अपनी भावनाओं को, अपने हम इमोशन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मैंने कहा, कोई भी कला हो सकती है, चाहे वो चित्रकला हो, नाट्य कला हो, संगीत कला हो, काव्य कला हो। इन सभी के माध्यम से जन जन की आवाज़ को सभी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, और कई बार उन्हें जो है जागरूक करने का भी काम इसके द्वारा संपन्न किया जाता है। आप सभी देखते होंगे, लोगों को मोटिवेट करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए कोई ऐसे गीत का निर्माण किया जाता है, कोई ऐसे कंटेंट का निर्माण किया जाता है ताकि उसे सुन करके लोग जागरूक हो सके। जैसे कि आप पटना या आसपास रहते होंगे तो आप सुनते होंगे, जैसे हम तो प्रत्येक दिन सुनते हैं, जब आप सुबह उठिएगा तो जो नगर पालिका वाले हैं एक वैन लेकर आते हैं, कचरा का वैन लेकर, और उसमें एक गाना बजते रहता है। शायद आप सभी ने भी ध्यान दिया होगा कि गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। तो ये गाना जो है ये क्या है, एक संगीत कला का, एक काव्य कला का उदाहरण है। कला के द्वारा क्या कर सकते हैं, हम लोगों को जागरूक करते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं ताकि इसको सुन करके वो जो कचरा जो है जो वो इधर उधर ना फेंक करके उस वैन में दे, ताकि साफ सफाई बनी रहे। तो वही हम यहाँ कह रहे हैं कि कला के द्वारा क्या होता है, लोगों को हम जागरूक करने का भी काम करते हैं। एक कलाकार के द्वारा जो है जब किसी कलाकृति का सृजन किया जाता है, यानी कलाकृति का निर्माण किया जाता है, तब न केवल वह उस पीड़ा या खुशी का अनुभव करता है,
बल्कि वह यह भी प्रयासरत रहता है कि जब दर्शकों के बीच यह कलाकृति पहुँचे तब वह भी उसमें उतनी ही गहराई एवं पीड़ा को अनुभव करे जिसे बनाते वक्त उस कलाकार ने अनुभव किया था। जैसे कि मैंने जो अभी गाने का जो एग्जाम्पल लिया, तो जिस किसी ने भी इस गाने को लिखा होगा, जिस किसी कलाकार ने इस गाना को गाया होगा और जिस कलाकार ने इसका म्यूजिक कंपोजिशन किया होगा, सबने कहीं ना कहीं इस पीड़ा को समझा होगा कि आखिर ऐसे क्या करें, कैसे हम अपने काव्य कला की मदद से कैसे शब्दों का निर्माण करें, कैसे इसे कंपोजिशन करें, कैसे इसे लयबद्ध करें ताकि बेहतर तरीके से लोग इसको समझ सके। तो एक कलाकार जो होता है, कोई भी कलाकृति बनाए तो वो सारी परेशानियों से होकर के वो गुजरता है। तभी वो चाहता भी है जब वो अपनी जो कि कलाकृति है उसे प्रस्तुत करे तो सामने वाले दर्शक भी उस चीज़ों को अनुभव करें। अगर वो अनुभव कराने में सफल हो जाता है, जैसे कि मैंने कोई पेंटिंग बनाया या मैंने कोई कविता लिखी, तो उस कविता को यदि हम आपके सामने रिप्रेजेंट करते हैं तो मेरी जो अपनी भावना है, जो हम कहना चाहते हैं, यदि आप उसे समझ पाते हैं तभी वो कलाकृति सफल होगी, अन्यथा उसे हम सफल कलाकृति नहीं कह सकते हैं। यदि कोई कलाकार ऐसा करने में सफल होता है तो निश्चित ही वह कलाकृति कल्याणकारी सृजन यानी कि वेलफेयर क्रिएशन के रूप में विकसित होती है, अन्यथा ऐसे निर्माण का फिर कोई औचित्य नहीं रह जाता। यदि आपके द्वारा निर्मित कलाकृति यदि कल्याणकारी सृजन के लिए यूज नहीं होती है तो फिर वैसे कलाकृति का निर्माण करने से कोई भी फायदा आपको नहीं हो सकता है। चलिए आगे हम इसमें जान लेते हैं कि कला विषय जो है, इस पर बहुत सारे कह सकते हैं कि चर्चा बहुत लंबी हो सकती है। थोड़ा सा हम उस ओर आपको मोड़ना चाहते हैं जो शिक्षण संस्थान की तरफ, यानी कि जहाँ से कलाकार तैयार होते हैं, क्योंकि जब कला विषय पर हम चर्चा करेंगे तो उस संस्थानों को छोड़ना भी कहीं से भी तर्क संगत सही नहीं है। हमें उस पर भी चर्चा करनी होगी, हमें उस पर भी कंटेंट लिखना होगा जहाँ से कह सकते हैं कलाकार तैयार होते हैं, जहाँ से कलाकारों का बीजारोपण होता है। तो आप इसमें लिख लेंगे कि कला विषय पर चर्चा करने से पूर्व हम कला शिक्षा संस्थानों पर भी बात करेंगे, कला शिक्षा संस्थानों पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि वही वह परिवेश होता है जहाँ पर कला के बीज अंकुरित होते हैं एवं उन्हें एक उपजाऊ भूमि की आवश्यकता होती है। जब कोई बीज आप ज़मीन में डालते हैं तो क्या करते हैं, पहले ज़मीन को उपजाऊ बनाते हैं, क्योंकि बिना उपजाऊ बनाए हुए कोई भी आप जो सीड्स डालेंगे, उसमें जो बीज डालेंगे वो क्या होता है, उसमें जन्म नहीं ले सकता है। इसीलिए जब कलाकार का बीज जो पड़ता है, जब कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी स्टूडेंट जो है कला महाविद्यालय में एडमिशन लेता है, कला की शिक्षा लेने जाता है, तो वहाँ पर उसके लिए वैसी भूमि तैयार मिलती है ताकि वो उसका कला का भरपूर भरण पोषण वहाँ पर हो सके। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या आज के समय में उन्हें वैसा परिवेश मिलता है? इस पर आप लोग विचार कीजिएगा। आप सभी भी मेरे ख्याल से एमए तो सभी लोग होंगे, कोई एमए इन ड्राइंग होगा या फिर एमएफए किए होंगे या फिर कोई भी अदर कोर्स जो होता है, ड्रामा या फिर आर्ट, हिस्ट्री ऑफ आर्ट, किसी न किसी कला महाविद्यालय से आपने अपनी एमए की पढ़ाई पूरी किए होंगे। तो आप खुद अब सोचिए कि हमें संस्थानों में क्या वैसा परिवेश मिला है? हमारे पास आज जो है बीएफए, एमएफए के अतिरिक्त बीए इन ड्राइंग, एमए इन ड्राइंग, मास्टर के बहुत सारे कोर्सेज हैं, हिस्ट्री ऑफ आर्ट के कोर्सेज हैं, ड्रामा के कोर्सेज हैं। तो ये जितने भी कला विषय कोर्स संचालित हो रहे हैं, जहाँ से प्रत्येक वर्ष हजारों छात्र प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा हमारा एक क्वेश्चन ये है कि क्या सही में वे सफल हैं? क्या उनके द्वारा कला का सृजन किया जा रहा है? क्या वे कला शरी के विषय के साथ ईमानदारी कर पा रहे हैं? तो ये जो 3 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसके उत्तर भी हमें तलाश करने होंगे, क्योंकि कला महाविद्यालय से हम भले डिग्री ले लें, हम भले प्रमाण पत्र ले लें, तो जो हमारे अंदर कला का जो सृजन किया गया, क्या हमें उसका यूटिलाइज कर पा रहे हैं? इसके पीछे देखेंगे तो कहीं ना कहीं 2 लोग का बहुत बड़ा इसमें कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण योगदान होता है, या उसकी आप कमियां भी कह सकते हैं। पहला तो स्टूडेंट खुद होते हैं, कला महाविद्यालय में नामांकन तो ले लेते हैं, लेकिन जितना उनको मेहनत करनी चाहिए अपनी कला को विकसित करने के लिए, शायद उतना नहीं कर पाते हैं। और दूसरा वो कि मेहनत करते भी हैं तो उन्हें वैसा परिवेश नहीं मिलता है ताकि उनका, जैसे मैंने कहा ना कि उपजाऊ भूमि चाहिए। कोई भी यदि हम बीज डालते हैं तो वो बीज अच्छे तरीके से कब बढ़ेगा, जब उसे वैसा
वहाँ पर माहौल मिलेगा, वैसी उपजाऊ भूमि मिलेगी। तो इन जो मैंने 3 प्रश्न आपके समझ कहा, मैंने फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहला प्रश्न यह है कि जो भी स्टूडेंट, जो भी छात्र जो है कला महाविद्यालय से डिग्री लेकर बाहर निकल रहे हैं, क्या वे सही में सफल हैं? क्या उनके द्वारा कला का सृजन किया जा रहा है? क्या वे कला शरीर के विषय के साथ ईमानदारी कर पा रहे हैं? इसका उत्तर आप ढूंढने का प्रयास कीजिएगा, ताकि कला विषयक चुनौतियाँ जो है आर्टिस्टिक चैलेंज पर अच्छे से आप कंटेंट लिख सके, अच्छे से तैयार कर सके। तो चलिए, ये तो हमने समस्याएं बहुत सारी गिना दी। आप सभी सोच रहे होंगे तो केवल हम समस्या ही बता रहे हैं, समाधान क्या हो सकता है? क्योंकि जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो समस्या के साथ साथ आपको समाधान भी बताना है, और साथ में इसका एक निष्कर्ष भी आपको देना है। आप केवल समस्या पर ला करके अपने आंसर को नहीं छोड़ सकते हैं। तो चलिए हम समाधान का चर्चा कर लेते हैं। यदि हम इसके निवारण की बात करें तो निवारण में हम पाते हैं कि कला को जो है शिक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो शायद इसके समाधान हो सकते हैं। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसके समाधान हो सकते हैं। वो इसलिए हो सकते हैं जैसे कि आप सभी को पता होगा, जब हम कला की बात करते हैं, जब हम आर्ट एजुकेशन की बात करते हैं, तो एक हमारे समाज में जो एक कह सकते हैं कि ऐसा एक माहौल बना हुआ है कि जब हम आर्ट की बात करेंगे तो इसे लोग एक साइड विषय के तौर पर देखते हैं। बहुत लोग ऐसे हमसे मिले, हम जिनको जानते भी हैं, मिले भी हैं, कि वो बस कला महाविद्यालय में आ गए, चलो ठीक है हम यहाँ से डिग्री ले लेते हैं, लेकिन साथ में कोई और पढ़ाई कर रहे हैं। तो उनके साथ समस्या क्या होती है कि कला के साथ हमेशा नाइंसाफ़ी ही करते हैं। उनके पास कला का प्रमाण पत्र है, बट वो कलाकार बनने की वैसी क्षमता नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, कला को एक एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होगा, तभी इसके समाधान शायद संभव हो सकते हैं। हमें जो है कला शिक्षकों एवं छात्रों को जो कि कला का अध्ययन कर रहे हैं, उन्हें रचनात्मकता के साथ साथ तकनीकी ज्ञान भी देना होगा, ताकि वह अपने सृजन में दोनों प्रतिभाओं का भरपूर प्रयोग कर सके। देखिए, आज समस्या क्या हो रही है, जिसके पास कला का ज्ञान है उसे तकनीकी का ज्ञान नहीं है, और जिसे तकनीकी का ज्ञान है उसे कला का ज्ञान नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, दोनों ज्ञान को, दोनों नॉलेज को, दोनों पहलुओं को एक साथ रिप्रेजेंट करना होगा, एक साथ प्रस्तुत करना होगा, ताकि इन दोनों का प्रयोग करके हम अपनी कलाओं का, हम अपने कह सकते हैं सृजन में इसका प्रयोग कर सकें और बेहतरीन कलाकृतियों का निर्माण कर सकें। क्योंकि जब तक आप जो है समय के साथ अपने आप में बदलाव नहीं करेंगे तो फिर आप पीछे रह जाएंगे। तो आपको तो कला का सृजन करना ही है। कला के सृजन करने के साथ ही साथ आपको तकनीकी का भी ज्ञान होना चाहिए, ताकि आप अपने कला में बेहतरीन बदलाव कर सकें। क्योंकि हमारे समक्ष जो है एक विस्तृत संसार है, हमारा देश है, हमारा प्रदेश है, हमारे रीति रिवाज हैं, हमारा समाज है, अनेकों विषय वस्तु हैं जिसे हम देखते, अनुभव करते, बड़े होते हैं और एक सृजनशील व्यक्ति बनते हैं। हमें क्या करना है, इन सभी चीज़ों का अध्ययन करके हमें अपने देश, अपना प्रदेश, अपना रीति रिवाज, हमारा समाज, इन सभी का जब तक हम अनुभव नहीं करेंगे, इसे देखेंगे नहीं, तब तक हम एक बेहतरीन सृजनशील कलाकार नहीं बन सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हम 2-3 बिंदुओं की मैंने चर्चा किया। रीति रिवाज, रीति रिवाज कहने का मतलब है जो भी हमारे समाज में जो एक कह सकते हैं जो फेस्टिवल आते हैं, जो त्यौहार आता है, इन सब का हमें अध्ययन करना है, स्टडी करना है, ताकि आप बेहतर तरीके से चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकें, चीज़ों को प्रस्तुत कर सकें। हमने तो कला महाविद्यालय की चर्चा कर लिया। चलिए हम आपके समक्ष एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं जो कि भारत के सुप्रसिद्ध चित्रकार थे और जिन्हें जो है भारत का पिकासो की भी संज्ञा दी गई है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उन्होंने किसी भी कला महाविद्यालय से कोई डिग्री नहीं ली थी और भारत के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। उनका नाम है मकबूल फिदा हुसैन। मकबूल फिदा हुसैन ऐसे व्यक्ति हैं जो कहीं से कोई प्रशिक्षण नहीं लिए, बस अपने कला के दम पर भारत ही नहीं विदेशों में भी अपना परचम लहराए और इतनी ख्याति को प्राप्त की है। कल के वीडियो में भी इनके बारे में चर्चा कर रहे थे, इनकी कलाकृतियों के बारे में हम चर्चा की है। इन्हें, इनकी कला को देखते हुए इन्हें भारत का पिकासो की संज्ञा भी दी गई है। तो हम कह सकते हैं कि कला के प्रति जो है जितना हम जागरूक रहेंगे, जितना एक दूसरे को प्रेरित करेंगे, जितना एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे, तभी हम इस समस्या का समाधान पा सकते हैं। चलिए हम आज के क्लास के
कंक्लूजन की, निष्कर्ष की बात कर लेते हैं कि देखिए, कला विषय चुनौतियों के दृष्टिकोण से यदि हम भारत की बात करें तो यहाँ की जो कला परंपरा जो रही है हमेशा राजस्व या लोक जीवन में हमेशा फली फूली, और वही इसके संरक्षक भी रहे। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो भारत में जितने भी कला का विकास हुआ वो राजा महाराजाओं एवं धनी जो व्यक्ति थे उन्हीं के संरक्षण में रह करके ही भारत की कला परंपरा विकसित हुई। चाहे वो राजस्थानी कला हो, चाहे वो गुप्त काल की कला हो, चाहे वो मौर्य काल की कला हो, चाहे वो पटना कलम की कला हो, कोई भी कला शैली उठाकर आप देख लीजिए, आप वहाँ अनुभव करेंगे कि जो भी कला का विकास हुआ है वो किसी न किसी राजा के अधीन ही रह करके विकास हुआ है, और राजा की इच्छा के अनुसार ही कलाकारों ने कला का सृजन किया है। और जैसे कालखंड खत्म होता है, जैसे उस राजा का साम्राज्य खत्म होता है, हम देखते हैं कि कलाकार तुरंत ही वहाँ से स्थानांतरित हो जाते हैं और स्थानांतरित दूसरी जगह चले जाते हैं। सबसे हम ज़्यादा इतिहास में आपको नहीं ले जाएंगे, हम सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं पटना कलम का। पटना कलम के बारे में आपने कंटेंट देखा होगा, पढ़ा भी होगा। तो जब पटना कलम की हम शुरुआत की बात करते हैं तो जो मुग़ल काल था, औरंगजेब से निष्कासित होने के बाद जब कलाकार बेरोजगार हो गए तो कुछ कलाकार पटना आते हैं, कुछ कलाकार कलकत्ता जाते हैं, और वहाँ पर चूँकि यहाँ पर कलकत्ता और पटना जो था एक बिजनेस का बहुत बड़ा हब था, गंगा के किनारे बसा हुआ था। तो यहाँ पर जो अंग्रेज अधिकारी आते थे, ये कलाकार चूँकि वहाँ पर मुग़ल काल में वो मिनिएचर पेंटिंग बनाते थे, छोटी छोटी पेंटिंगें बनाते थे, तो यहाँ पर भी उसी शैली को अपनाते हुए यहाँ के आसपास के परिवेश को चित्रांकन करने लगते हैं, और चित्रांकन करने के बाद उस चीज़ों को बेचते हैं किसको, अंग्रेज अधिकारियों को। तो वो जो कला शैली विकसित हुई उसे हम पटना कलम शैली के नाम से जानते हैं। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि तो संरक्षक कौन हो गए, उसके अंग्रेज हो गए। लेकिन जैसे ही अंग्रेज भारत से जाते हैं वैसे ही पटना कलम शैली भी धीरे धीरे क्या होती है, विलुप्त होते चली जाती है। फिर वहाँ के जो कलाकार थे वो अपने फिर अलग नई कला शैली को विकसित कर रहे हैं, नई कला शैली का निर्माण कर रहे हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि यदि वर्तमान परिदृश्य की यदि हम बात करें तो यहाँ भी देखा जाए तो बहुत हद तक इसमें कुछ सुधार नहीं हुआ है। कलाकार जो है अपनी सुविधा एवं परिस्थिति के अनुसार आज भी कला का सृजन कर रहे हैं, और हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमें लगता है ऐसा कि कला विषयक जो चुनौतियाँ हैं, जो आर्टिस्टिक चैलेंजेज हैं, इसके समाधान में ये सबसे बड़ी बाधा बन सकती है। यानी कि भारत का इतिहास ही रहा है कि कलाकार जो है हमेशा किसी न किसी के अधीन रह कर के ही अपने कार्य को संपन्न करते हैं, और आज के समय में भी हाँ, ये आप कह सकते हैं कि बहुत तक इसमें बदलाव हुआ है कि टेक्नोलॉजी के आने से, नए नए चीज़ों को आगमन से कलाकार स्वतंत्र रूप से अपनी चीज़ों का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन हमें यह भी देखना है कि जो भी कलाकार कलाकृतियों का निर्माण कर रहे हैं उसका वो यूटिलाइज कहाँ कर पा रहे हैं, कहाँ सेल कर पा रहे हैं, कहाँ मार्केट उनको एक अच्छा मुकाम दे पा रही है। तो ये कुछ सम कह सकते हैं कि कुछ वर्ड्स थे जो कि मैंने एक आर्टिस्टिक चैलेंज के ऊपर आपसे चर्चा किया। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, आपका अपना क्या विचार है, आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, क्योंकि आप सभी को पता होगा हम सभी मिल करके एक साथ तैयारी कर रहे हैं। तो आपके जो विचार हैं, जो आप हमसे साझा करना चाहते हैं, इस कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। सभी का स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।